अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफ़िशियल। आज की वीडियो में खुश आमदीद। और आज की जो वीडियो है बहुत ही मुख्तलिफ है बाकी वीडियोस से, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे एक स्पेशल डिज़ीज़ को जो बहुत ही रेयर है और इसके बारे में लोगों को इतनी मालूमात भी नहीं है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे गुआन बार सिंड्रोम को। गुआन बार सिंड्रोम क्या है, इसकी सिम्पटम्स क्या हैं, इसकी टाइप्स कितनी हैं और ये किन कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है, पाकिस्तान में इसके चांसेस कितने होते हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं गुआन बार सिंड्रोम को कि देखते हैं गुआन बार सिंड्रोम है क्या चीज़। सबसे पहले अगर देखा जाए तो गुआन बार सिंड्रोम बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जो नर्व की डिज़ीज़ है। और ये जो नर्व की डिज़ीज़ है ये बेसिकली कोई ना कोई आउटर पार्ट से वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इन होता है और बेसिकली वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को अटैक करता है। और फिर हमारा ही इम्यूनिटी सिस्टम जो क़ुव्वत मदाफ़त का निज़ाम है वो जाके नर्व्स को अटैक करता है। और जब ये हमारा ही इम्यूनिटी सिस्टम हमारी नर्व्स को अटैक करेगा तो उसकी कंडीशन से जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास गुआन बार सिंड्रोम की सूरत में आएगा। अब जैसा कि मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहूँ, इम्यूनिटी सिस्टम को अगर देखा जाए तो इम्यूनिटी सिस्टम बेसिकली एक क़ुव्वत मदाफ़त का निज़ाम है, जो हमारे अंदर एक नेचुरली मौजूद होता है। और अगर हम सुबह घर से निकलते हैं तो मिलियन ऑफ जर्म्स को हम इनहेल करते हैं और वो मिलियन ऑफ जर्म्स जो है सांस के ज़रिए हम इनहेल करते हैं और जैसे ही वो जर्म्स हमारे नाक, गले और चेस्ट रीजन में जाते हैं तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, वो कुछ सेल्स खारिज करता है जिसको पैगोसाइट सेल्स कहते हैं। और सिंपल वर्ड्स में अगर इनको कहें तो पैगोसाइट सेल्स क्या हैं, ये बेसिकली हमारी आर्मी है। यानी कि बाहर से जैसे ही बैक्टीरिया और वायरसेस ने अटैक किया तो इम्यूनिटी सिस्टम ने पैगोसाइट सेल्स खारिज किए, मीन्स हमारी आर्मी को एक्टिव किया। वो आए और उन्होंने क्या किया कि बेसिकली जो बैक्टीरिया है और जो वायरसेस हैं उनको किल किया। अब ये जो प्रॉब्लम है जिसको हम गुआन बार सिंड्रोम कहते हैं, गुआन बार सिंड्रोम में क्या है कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो खुद अटैक करता है। यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर एक ऐसी चीज़ आ जाती है, बैक्टीरिया और वायरसेस ऐसा डेवलप हो जाता है जो कि हमारी नर्व्स को अटैक करता है। और जब वो हमारी नर्व्स को अटैक करता है तो नर्व्स वीक हो जाती हैं और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। और ये कॉम्प्लिकेशंस कौन-कौन सी हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसकी टाइप्स को अगर हम देखें, टाइप्स में जाने से पहले जो एक और चीज़ बताता चलूँ। वैसे तो अगर गुआन बार को देखा जाए तो बड़े-बड़े साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया है और इसको उन्होंने अननोन रीज़न करार देते हैं। बेसिकली बाज़ साइंटिस्ट का ये ख़्याल है कि इसकी रीज़न अननोन है, बट कियों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है और बकौल उनके ज़ीका वायरस है। और जो हम आगे वीडियो में कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब अगर हम इसकी टाइप्स की अगर ऊपर आ जाएँ तो बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं गुआन बार सिंड्रोम की। सबसे जो पहली टाइप हमारे पास आती है वो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमायलिनेटिंग पॉलीरेडिकुलोन्यूरोपैथी, यानी कि जिसको हम एआईडीपी भी कहते हैं। अब ये जो पहली टाइप है ये मोस्ट प्रोबेबली जो होती है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होती है। और इस पहली टाइप का जो गुआन बार सिंड्रोम है, इसका जो सबसे पहला इफ़ेक्ट होता है वो लोअर पार्ट पे होता है, यानी कि लेग्स के एरिया को ये इफ़ेक्ट करता है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये अपर बॉडी की तरफ पेनिट्रेट करता है। अब जो सेकंड टाइप इसकी आती है उसको हम मिलर फिशर सिंड्रोम कहते हैं, जिसको एमएफएस भी आप कह सकते हैं। तो मिलर फिशर सिंड्रोम जो होता है ये मोस्ट कॉमनली जो है ना एशियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। और मिलर फिशर सिंड्रोम जो है बेसिकली ये सबसे पहले जो है ये आइज़ को पैरालाइज़ करता है, यानी कि जो आई मूवमेंट है बेसिकली उसको पैरालाइज़ कर देता है। और सेकंड जो इसका इफ़ेक्ट आता है वो ये कि जो गेट है, जो चाल है हमारी, चाल को इफ़ेक्ट करता है और पेशेंट का जो चलना फिरना है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और आहिस्ता-आहिस्ता वो बेड पे चला जाता है। और तीसरी जो मोस्ट कॉमन टाइप है गुआन बार सिंड्रोम की, उसको हम बोलते हैं एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, जिसको हम एएमएन भी कह सकते हैं। और एक्यूट
मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी, AMSAN भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स हैं जो गुआन-बेरी सिंड्रोम की हैं, और इसमें जो पहली और तीसरी जो है ये टाइप्स ज़्यादातर अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ में है, और जो मिडल वाली है जिसको मिलर फ़िशर सिंड्रोम हम कहते हैं, ये एशियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। अब अगर देखा जाए तो इसके गुआन बार सिंड्रोम के सिम्पटम्स क्या हैं? कैसे हमें आइडिया होगा कि एक पेशेंट को अगर गुआन बार सिंड्रोम है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर है, या उसको डायग्नोज़ कैसे करेंगे अगर यही किसी फ़िज़िशियन के साथ पास केस आ जाता है, या फ़िज़ियो के पास ये केस आ जाता है, तो उसको वो कैसे जज करेगा? तो इसमें सिम्पटम्स के हवाले सबसे पहले देखा जाए तो नीडलिंग है, यानी कि बीन ये सुइयाँ चुभना, वो सुइयाँ चुभना बेसिक जो फ़िंगर्स हैं हाथ की वहाँ पे भी हो सकती हैं, और वो फुट का एरिया भी हो सकता है। और सेकंडली जो है वीकनेस इन लेग्स, जैसा कि पहले मैंने इसमें बताया कि ये सबसे पहले जो इफ़ेक्ट करती है वो लेग का जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पे इसका इफ़ेक्ट आता है। तो सबसे पहले ये वीक किसको करेगी? लेग एरिया को वीक करेगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो इनएबिलिटी टू मूव, वॉक, स्टेयर्स, यानी कि बेसिकली जो चलना-फिरना है वो ख़त्म हो जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ना वो नहीं चढ़ सकता, और इसके अलावा जो फेशियल मूवमेंट्स हैं वो कंट्रोल में नहीं होती, यानी कि बेसिकली वो मूव नहीं कर सकता, जितनी भी फेशियल एक्सप्रेशंस जो फेस के एक्सप्रेशंस देते हैं वो नहीं दे सकता पेशेंट। और इसके अलावा एक और सिम्पटम ये है कि डबल विज़न, मैंने ये ऐसे पेशेंट्स को जो है ना, जब ये प्रॉब्लम हो जाता है तो उसकी वजह से उनको हर चीज़ डबल नज़र आती है, ये डबल विज़न जिसको हम कह सकते हैं। और उसका अगला जो सिम्पटम्स है वो है नो ब्लैडर कंट्रोल, यानी कि बेसिकली जो ब्लैडर है, जो मसाना है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, और यूरिन के ऊपर बेसिकली कंट्रोल नहीं रहता है। और नेक्स्ट जो उससे अगली सिम्पटम है वो है रैपिड हार्ट बीट, जो ऐसे पेशेंट जिनको गुआन बार सिंड्रोम का प्रॉब्लम होने लगता है या हो चुका होता है, तो उनमें जो हार्ट बीट होती है वो ऑटोमेटिकली बहुत तेज़ हो जाती है। और इसके अलावा लास्ट जो सिम्पटम्स है इसमें डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी कि साँस लेने का जो अमल होता है उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती है। तो ये बेसिकली गुआन बार सिंड्रोम की सिम्पटम्स हैं, जो मेजर सिम्पटम्स हैं। अब मेजर सिम्पटम्स के बाद हम आ जाते हैं रिस्क फैक्टर्स की तरफ। रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं? रिस्क फैक्टर वो चीज़ें होती हैं जो इस बीमारी को लाने में जिनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो हमारी कोताही की वजह से भी आ सकती हैं ये चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें सबसे जो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कैम्फाइलोबैक्टर, यानी कि एक ऐसा बैक्टीरिया है कैम्फाइलोबैक्टर। ये बैक्टीरिया बेसिकली चिकन में पाया जाता है। जो पोल्ट्री होती है, जो चिकन होता है, शेवर चिकन होता है उसमें पाया जाता है, या देसी चिकन है उसमें भी हो सकता है। तो कैम्फाइलोबैक्टर जो बैक्टीरिया है, लेकिन ये किस सूरत में हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है कैम्फाइलोबैक्टर? ये उस सूरत में ट्रांसफ़र हो सकता है कि अगर चिकन आप बना रहे हों तो चिकन अगर कच्चा रह जाए, तो उसमें ये कैम्फाइलोबैक्टर बैक्टीरिया होगा। और अगर खुदा ना खास्ता चिकन जो है ना वो कच्चा रह जाता है और हम खा लेते हैं उसको, तो कैम्फाइलोबैक्टर डायरेक्ट हमारी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाएगा, तो वो बेसिकली गुआन बार सिंड्रोम कर सकता है। इसके अलावा सेकेंडली अगर हम देखा जाए तो इन्फ्लुएंज़ा है। इन्फ्लुएंज़ा की वजह से भी, ये भी एक वायरस है। इन्फ्लुएंज़ा का अगर वायरस बॉडी में पेनिट्रेट करेगा तो उसकी वजह से भी गुआन बार सिंड्रोम हो सकता है। एचआईवी का अगर वायरस है, एचआईवी एड्स का अगर वायरस है, तो वो भी ये प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि एचआईवी एड्स जो है ना, ये सारी चीज़ें जितनी भी ये वायरसेस हैं, ये सबसे पहले जाके इम्यूनिटी सिस्टम को अटैक करते हैं। जब इम्यूनिटी सिस्टम को अटैक करते हैं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाता है कि कोई भी बाहर से बैक्टीरिया, वायरसेस आता है तो वो ईज़िली हमलावर होता है, और इंसान जो है ना बहुत जल्दी मुख्तलिफ बीमारियों में घिर जाता है। और इसके अलावा हॉजकिन लिम्फोमा, ये बेसिकली लिम्फ नोड की जो अंदर स्वेलिंग होती है उसकी वजह से भी हो सकता है। अब लिम्फ नोड के अंदर अगर स्वेलिंग होगी तो उसकी वजह से भी इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब रिस्क फैक्टर्स तो हमने देख लिए कि इसमें रिस्क फैक्टर्स कौन-कौन से हैं। रिस्क फैक्टर्स के बाद हम आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे, यानी कि अब अगर ये सारी चीज़ें एक पेशेंट में आ गई हैं, पेशेंट को डायग्नोज़ हो गया है कि उसको गुआन बार सिंड्रोम है, तो उसको कॉम्प्लिकेशंस कौन-कौन सी हो सकती हैं, और उन कॉम्प्लिकेशंस को ओवरकम हम कैसे कर सकते हैं। अब अगर इसमें सबसे पहले कॉम्प्लिकेशंस को देखें तो सबसे पहली जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, यानी कि साँस लेने में प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे फ़िज़ियोथेरेपी के हवाले से अगर देखा जाए
तो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट बहुत अच्छा काम कर सकता है। यानी कि अगर उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है तो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट जो है वो ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ कराएगा जिसकी वजह से उसकी जो रिब्स के अंदर इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो उसके ऊपर वो कुछ वर्क करेगा, कुछ इनहेलेशन, एक्सहेलेशन की एक्सरसाइज़ेज़ करवाएगा, तो उससे कुछ ओवरकम इसके ऊपर आ सकता है। इसके अलावा नमनेस है, नमनेस बिल्कुल सुन्न हो जाना बाजू का या टाँग का, तो क्योंकि सबसे पहले ये इफ़ेक्ट ही लोअर लेग के एरिया को करती है, तो लेग्स जो है ना वो क्या हो जाएँगी, नमनेस हो जाएँगी, सुन्न हो जाएँगी बेसिकली। और इसके अलावा हार्ट का प्रॉब्लम भी एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। गुआन-बार सिंड्रोम के जो पेशेंट हैं उनमें ब्लड प्रेशर रेज़ कर जाता है, ब्लैडर के अंदर कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा पेन बहुत सीवियर होता है जिसको हम न्यूरोपैथिक पेन्स कहते हैं। न्यूरोपैथिक पेन्स बहुत ही सेंसेशनल पेन्स होती हैं, नर्व्स का पेन होता है और ये भी अनबियरेबल होता है। और इसके अलावा जो है ब्लड क्लॉट ऐसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ब्लड क्लॉट क्योंकि ब्लड थिक हो जाता है उसकी वजह से ब्लड क्लॉट बनते हैं, तो ब्लड क्लॉट भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। और ब्लड क्लॉट के बाद फिर जो ब्लैडर कंट्रोल है वो भी मसाने का जो कंट्रोल है वो भी नहीं रहता और जिसकी वजह से यूरिनेशन कंट्रोल नहीं रह सकता। और इसके अलावा बेड सोर्स एक और कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अब गुआन बार सिंड्रोम जो है ये बेसिकली इस कंडीशन में पेशेंट बेड पे रहता है और बेड पे उसको बेड सोर्स डेफ़िनेटली होने हैं। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब इन कॉम्प्लिकेशंस को ओवरकम करने के लिए यानी कि इसको ओवरकम करने के लिए इसको इसको सॉल्व करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेडिकेशन के साथ-साथ दैट इज़ द फिज़ियोथेरेपी। अगर फिज़ियोथेरेपी में अगर देखा जाए तो अर्ली आपने शुरू में ही अगर एक फिज़ियो आप हायर कर लेते हैं अच्छा और वो अगर आपको ट्रीट करता है तो मोस्ट प्रोबेबली जो गुआन बार सिंड्रोम का जो पेशेंट है वो 6 मंथ लेता है। 6 मंथ में अगर उसकी प्रॉपर फिज़ियोथेरेपी होती है तो वो दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। और बट इन दिस केस फिज़ियोथेरेपी इज़ मच नीडेड। फिज़ियोथेरेपी बहुत ज़्यादा हद तक ज़रूरत है और कंटिन्यूअसली परमानेंट फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत है इस केस में, क्योंकि अगर 6 मंथ में पेशेंट ठीक हो जाता है, चलना-फिरना शुरू हो जाता है और अचानक ही इन द नेक्स्ट अपकमिंग 1 मंथ, 2 मंथ के अंदर या विदिन फ्यू डेज़ जो है ना दूसरा अटैक होता है और फिर इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है नर्व्स के ऊपर अटैक करता है और फिर वो पेशेंट ज़ीरो पे आ जाता है, फिर दोबारा से उसके साथ मेहनत करनी पड़ती है। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला बचाए इस प्रॉब्लम से जो लोग इसमें हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और इस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए रेगुलर फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत है। ताकि क्योंकि जो एंड रिज़ल्ट इसमें देखा गया है उसमें ब्रीदिंग डिस्ट्रेस है, यानी कि साँस का उखड़ जाना बेसिकली ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा होती है, हार्ट अटैक का भी ख़तरा होता है क्योंकि ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, क्लॉट की तरफ चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ऐसे पेशेंट को फिज़ियोथेरेपी के साथ-साथ अगर उसकी स्वेलिंग है, उसके लेग्स में है, उसके हैंड्स में और उसके जो बेसिकली आर्म्स में अगर स्वेलिंग है तो उसको बेसिकली जो यूज़ करना चाहिए लेग स्टॉकिंग यूज़ करनी चाहिए, आर्म स्टॉकिंग, फुट स्टॉकिंग, हैंड स्टॉकिंग। यानी कि ये बेसिकली स्टॉकिंग ऐसी है कि जो वो पहनेगा तो उससे बेसिकली उसकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहेगी, उसकी स्वेलिंग कम होगी। तो ये सारी चीज़ें किसी न किसी हद तक गुआन-बैरे सिंड्रोम में एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर सकती हैं उसको ठीक करने में। तो ये आज की हमारी डिज़ीज़ थी जिसको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।